Hello everyone, this is your teacher संजीव कुमार। हम लोग पिछले 11th के क्लास में फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत वेक्टर के डिफिनेशन वगैरह से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखे थे। केवल आपको ये बताए थे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर तब बोलते हैं जब उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और साथ में जो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता। यहाँ तक हम लोग बात किए थे। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे ये बतलाए थे। साथ में ये बतलाए थे कि कोई भी वेक्टर में अगर कोई पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करोगे और निगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इफ़ेक्ट होगा। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो पहले फर्स्ट को देख लेंगे, फिर सेकंड को देखेंगे। आज अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो 11th से रिलेटेड है। आपका चैप्टर वेक्टर चल रहा है। अब आज जो है आपको हम सिखाएंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। हेडिंग देंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, अक्सर एडिशन वर्ड जब हम लोग सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एडिशन तो बिल्कुल क्लास 1 से ही करते आ रहे हैं, लेकिन ये वो एडिशन नहीं है जो एडिशन तुम अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में करते हो। जैसे अलजेब्रा में तय है कि 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 ही होगा, लेकिन वेक्टर में 3 में 4 जोड़ेंगे तो 1 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी, बहुत कुछ हो सकता है। तो आखिर वेक्टर एडिशन है क्या, पहले इसको समझना है। इतना तो समझ लेना है ये वेक्टर एडिशन नहीं है, केवल नाम इसका एडिशन है। इसका वर्क फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट। अब सपोज करो 2 ठो वेक्टर, एक है वेक्टर ए और दूसरा है वेक्टर बी। इस दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा। चलो अजूम कर लिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा। अब तुमसे कहा गया कि ए प्लस बी क्या होगा, यानी ए में बी को कैसे ऐड करेंगे। तो देखो, एडिशन का रूल है कि जब भी 2 वेक्टर को जोड़ना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ेंगे। तो सोचो, ए का हेड यहाँ है, बी का हेड यहाँ। हमको ए के हेड में बी के टेल को जोड़ना है। कोई एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को जोड़, तब बी का टेल तो यहाँ, यानी वेक्टर बी को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। तो आप कोई भी वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। शर्त ये होता है कि वो पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। मतलब कि वेक्टर बी यहाँ है तो इसको हम लोग क्या किए, शिफ्ट करके वेक्टर बी को यहाँ ला दिए। ठीक ना, वेक्टर बी को यहाँ ला दिए। अब जो है, जो हम लोग वेक्टर बी को यहाँ लाए, वो जाहिर है इससे एक बात ये भी सीख गए कि कोई भी वेक्टर को पैरेलल रखते हुए कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो सोचो, इस लाइन को बोले वेक्टर बी। अब देखो तो ए का हेड है और वेक्टर बी का टेल है। ए के हेड में बी के टेल को ऐड कर दिए और ऐड करने के बाद जो ये तीसरा वेक्टर मिलेगा इसी को हम लोग एडिशन ऑफ ए एंड बी बोलेंगे। यानी यही हो गया ए प्लस बी, जिसको जनरली हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक ना, आर इजकल टू ए प्लस बी। ये जो आर है इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। हिंदी में जैसे बोलते हो परिणामी सदिश, इसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। और जिसको हम लोग आपस में ऐड करते हैं
इसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक ना। ए में बी को ऐड किए, जो तीसरा वेक्टर मिला इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। यानी अगर कोई तुमसे कहे कि ए प्लस बी क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि तुमसे पूछ रहा है कि ये जो वेक्टर आर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आर का डायरेक्शन किधर होगा। यानी हम लोगों को पता लगाना है कि ये जो वेक्टर आर है इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। यानी इसका लेंथ पता लगाना, मैग्नीट्यूड का मतलब इसका लेंथ मुझे पता लगाना है। तो कैसे हम लोग पता लगाएं, थोड़ा सोचो। एक काम करते हैं, इस लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड करते रहे। सोचो ये एंगल जब थीटा है और ये दोनों जब पैरेलल है तो जाहिर है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। बिल्कुल, दोनों पैरेलल लाइन है तो ये थीटा है तो इसको भी थीटा होना है। अब सोचो अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका लेंथ कितना होगा, आर का लेंथ कितना होगा, तो हम लोग क्या किए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। मान लो 1 मिनट के लिए इसको ओ बोले, इस पॉइंट को ए बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल दे रहे हैं, इसको सी। थोड़ा सोचो तो, अब ये जो ट्रायंगल है OBC, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर मुझे OC मालूम हो जाए और BC मालूम हो जाए तो OB निकाल देंगे क्या, है ना। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और जाहिर है इस OB का वैल्यू निकल जाएगा जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन सोचो OC को निकालने के लिए मुझे AC का भी जरूरत पड़ेगा ना, फिर BC का जरूरत पड़ेगा। तो देखो ये जो ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में अगर cos थीटा यूज में लाओगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी AC डिवाइडेड बाई AB। तो AC कितना हो गया, AB cos थीटा। और ये जो AB है इसका जो लेंथ है वेक्टर B के लेंथ के इक्वल है। यानी कि अब देखो AB का वैल्यू लिखना हो तो एरो नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग बात इसके मैग्नीट्यूड का कर रहे हैं, हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं AC कितना होगा। तो AB का जो लेंथ है वो वेक्टर B के लेंथ के इक्वल, वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो चलो AC हम लोग निकाल लिए, AC आ गया B cos थीटा। अब चलो हम लोग बात करते हैं BC का। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC डिवाइडेड बाई AB। तो BC हो गया AB साइन थीटा। और देखो ये जो AB है वो वेक्टर B का लेंथ, चलो BC भी हम लोग निकाल लिए। BC मालूम हो गया कितना है BC, तो BC है B cos थीटा, सॉरी BC जो है वो कितना आया, B sin थीटा, और AC क्या आया, B cos थीटा। चलो ये तो हम लोगों को मालूम हो गया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, OB का वैल्यू निकालना है। तो अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल OBC ट्रायंगल में अगर OB का वैल्यू निकालोगे तो OB कितने के इक्वल होगा, देख लो ये हाइपोटेनस है तो बोलेंगे OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये जो OC है
कितने के इक्वल, OA प्लस AC, ठीक ना। OC बोलेंगे OA प्लस AC प्लस BC होल स्क्वायर, या OA जो है देखो O से A तक जो है वो वेक्टर A का लेंथ है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर लिख दे रहे, OA के जगह वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, AC का वैल्यू निकाले हुए हैं B cos थीटा होल स्क्वायर, और BC जो है वो कितने के इक्वल है, B sin थीटा होल स्क्वायर। अब देखो जी, इसके स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करें, इसके स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2A B cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। चलो इसको सॉल्व किया जाए। देखो जी, OB जो है उसको हम लोग वेक्टर R बोले हुए, ठीक ना। OB जो है वो वेक्टर R है, यानी OB के जगह हम R लिख दे रहे हैं। देखो चूंकि इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसलिए एरो नहीं देंगे इस पर, इसके लेंथ का हम बात कर रहे हैं। तो R कितने के इक्वल हो गया, तो देख लो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऐसा करो B स्क्वायर देखो cos स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा। देखो तो R कितना आ गया, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB cos थीटा, है ना। चलो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए। देखो हम लोग क्या सीखे कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, दो वेक्टर को ऐड करना हो, तो उसको ऐड करने के लिए मुझे 3 टर्म का जरूरत है। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड कितना है, वेक्टर A का लेंथ कितना है, वेक्टर B का लेंथ कितना है, साथ में A और B के बीच का एंगल कितना। ये 3 टर्म अगर मालूम रहेगा तो R हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल ही अब आसान हो गया। तो एक बात तो समझ गया ना कि अगर थीटा बदलते जाएंगे तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, बदलते जाएगा, ठीक है। तो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, ये बना लो, क्योंकि फिर लिखने में तुमको सुविधा होगा। अब देखो जी, आगे जो हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोग रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में सीखे। अब तुमसे कोई कहे कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक ना, रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालें। देखो हर डायरेक्शन का नाम नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो तुम बोलते हो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो इधर नॉर्थ है, साउथ है, लेकिन इस तरह से हर डायरेक्शन का हम नाम नहीं बोल सकते। अब कोई डायरेक्शन इधर हुआ, कोई इधर हुआ, कोई इधर हुआ, तो ये सब अलग अलग एंगल पे है। तो अक्सर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एंगल को हेल्प में लाते हैं। तो हम लोग जो अभी तक सीखे कि दो वेक्टर को जब भी ऐड करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, तो उस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है और साथ में उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। अब देखो, अब हम लोगों को रिजल्टेंट का डायरेक्शन पता लगाना। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल पे है, मान लेते हैं ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर A से अल्फा एंगल बना रहा, ठीक है। तो इस अल्फा का वैल्यू कैसे निकालें। देखो अब जो काम कर रहे हैं, फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, R का डायरेक्शन निकालने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अगर सोचो इस ट्रायंगल में हम tan अल्फा को लिख, तो tan अल्फा क्या होगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC डिवाइडेड बाई OC, और OC को लिख सकते हो OA प्लस AC, यानी tan अल्फा हो गया BC। बोलो BC कितने के अभी तुम निकाले हो? BC कितने के इक्वल आया था? 20 साइन थीटा। OA प्लस AC, तो OA वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और AC जो है वो आया है B cos थीटा। देखो जी, इस अल्फा को निकालने का फॉर्मूला आ गया tan अल्फा इक्वल टू B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो तुम वेक्टर A के साथ एंगल ना निकाल के अगर वेक्टर B के साथ एंगल निकालना चाहते हो, तो इसमें भी बहुत दिमाग नहीं लगाना है। मान लो इस एंगल को हम अल्फा बोले और इस एंगल को बीटा बोल दें, तो अगर तुमको tan बीटा निकालना है, वैसे जनरली हम लोग वेक्टर A से एंगल निकालते हैं, लेकिन अगर निकालना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ B लिखा हुआ था तो यहाँ लिख दो A साइन थीटा डिवाइडेड बाई B प्लस A cos थीटा। बस A और B को इंटरचेंज कर दो, वही जवाब रहेगा। तो सोचो तो अल्फा कितने के इक्वल आ गया? तो इसको देखो मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है, अभी तुम लोग शायद नहीं पढ़े होगे। tan अल्फा है ना B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। अगर अल्फा लिखना हो तो मैथमेटिक्स में रूल है, हम लोग इसको पढ़ते हैं tan इनवर्स B साइन थीटा डिवाइडेड बाई A प्लस B cos थीटा, है ना। अल्फा किसके किसके बीच का एंगल है? तो बोलेंगे अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर R एंड वेक्टर A। ठीक ना। जनरली हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज में लाते हैं, जबकि तुमको बतलाए कि अगर बीटा के लिए वैल्यू लिखना हो तो बस A के जगह B को रिप्लेस कर दो, सब वही बात हो जाएगा। तो ये तो हम लोग समझ गए। ये हम लोग थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स को, दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। अब हम लोगों को सबसे पहले ये सीखना है, देखो जैसा कि हम पिछले क्लास में सिखाए थे कि तुम्हारे पास अगर कंसेप्ट बेहतर हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब तुमसे न्यूमेरिकल भी बन जाता है। न्यूमेरिकल जो है ना केवल कंसेप्ट पे डिपेंड ना करके वो तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अभी जो बात सीखा, अब हम लोगों को आगे ये सीखना है कि कहीं अगर एडिशन से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स मिले तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, ये डायरेक्शन से रिलेटेड है। देखो, जब भी कोई भी कंसेप्ट सीखो तो उस कंसेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को नहीं बनाओगे तो तुम्हारा कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ये ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे तैरने के मेथड को तुम याद कर लिए हो और 10 बार उसको लिख लिए हो और सोच रहे हो कि हम तैर भी सकते हैं। ये पॉसिबल है नहीं। तो चलो अब हम लोग कुछ इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सिंपल पहले कुछ क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखते हैं। देखो पहले तो नोट में कुछ बात और भी सीखो, उसके बाद हम आते हैं उस पे। देखो अगर तुमसे कोई कहे कि एक है वेक्टर ए, हम क्या किए, इस वेक्टर ए को रोटेट कर दिए, ठीक ना, वेक्टर ए को रोटेट कर दिए और अब इसका हम नाम रख दिए ए डैश,
ठीक ना। इसी वेक्टर को बस रोटेट किए, ऐसे था जैसे पेन इस तरह से है, रोटेट करके ऐसे ला दिया। अब अगर तुमसे कोई कहेगा कि क्या वेक्टर ए जो है वो ए डैश के इक्वल है, तो तुमको लगता है बिल्कुल है, अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर है, तो बोलेंगे कि ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है। ये बोलना सही है, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड, देखो मॉड लगा दिए या बिना एरो के इसको लिख दिए तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर तुम ऐसे लिख दिए ए इज इक्वल टू ए डैश, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि ए का डायरेक्शन समझो ये नॉर्थ में है, इसका डायरेक्शन कुछ और, यानी कि इससे हम लोग सीखे कि वेक्टर को अगर कुछ एंगल से रोटेट करा दोगे, ठीक ना, तब वो चेंज कर जाता है। व्हेन वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल, ठीक ना, जब वेक्टर को कुछ एंगल से रोटेट करा दोगे, इट गेट्स चेंज्ड, ये बदल जाता है। समझ गया? अब देखो सेकंड पॉइंट, अगर तुमसे कोई कहे कि एक है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर, अब इसको हम क्या किए, यहां पर लेकर के चले गए, लेकिन पैरेलल रखे हुए, अब इसका नाम बी रख दिए। मान लो हम यहां लेकर के चले आए, इसका नाम वेक्टर सी रख दिए, तो बोलेंगे क्या कि यहाँ ए हो, बी हो, सी हो, ये सब इक्वल है। इसलिए इक्वल है क्योंकि इसका डायरेक्शन नॉर्थ में, तो इसका भी नॉर्थ में, इसका भी नॉर्थ में, तीनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। यानी तुम बोलोगे कि व्हेन वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलल जो है इसको अगर शिफ्ट करोगे, देन वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, तब वेक्टर में कोई चेंजिंग नहीं होता। थर्ड पॉइंट, देखो अगर तुमसे कहा जाए कि एक ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, मान लो 1 मिनट के लिए ये एंगल जो है 120 डिग्री। अगर तुमसे कोई पूछे कि एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, तो हम लोगों को चूंकि पहले जो ज्योमेट्री पढ़े हुए हैं 9th 10th में, लगता है 120 तो है ही, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वेक्टर में जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो उसका टेल एक जगह होना चाहिए या हेड एक जगह होना चाहिए। यानी कि एक काम करो, इस वेक्टर ए को आगे एक्सटेंड कर दो। अब देखो वेक्टर ए अब यहाँ नहीं है, वेक्टर ए यहाँ आ गया। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल है जाहिर है वो 60 डिग्री होगा। हम लोग क्या सीखे कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ठीक ना, दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो देखने के पहले ये चेक कर लेना जरूरी है कि दोनों का टेल मिला हुआ है कि नहीं। जैसे मान लो इसमें अगर तुम बोलोगे ये है और ये डैश, बीच का एंगल ये थीटा है कि नहीं, तो बोलेंगे बिल्कुल है, क्योंकि देखो दोनों का टेल मिला हुआ है तो ये एंगल है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहेगा तो देखो ए का हेड और बी का टेल है,
तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल 120 ना होकर के क्या बोलेंगे, 60 बोलेंगे, ठीक ना। अब देखो, अगर तुमको इस तरह से कोई एग्जाम्पल दे दिया, कहा ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक ना, कह दिया ये एंगल है 30 डिग्री। बोलो क्या ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री है? तो नहीं, क्योंकि इसका हेड है, इसका टेल है। हाँ देखो, यही एरो अगर इधर होता तब बीच का एंगल क्या हो जाता, 30 हो जाता। लेकिन एरो चूंकि इधर दिया हुआ है इसलिए बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो जाहिर है 180 माइनस 30, हमको इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और आगे बढ़ा करके देखेंगे, देखो ये वेक्टर ए है, ये बी है, तो ये बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया। यानी हम लोग क्या सीखे कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो पहले हम उस दोनों वेक्टर के देखेंगे टेल एक जगह है कि नहीं या हेड एक जगह है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको एक्सटेंड करा के एक जगह लाएंगे और तब उसके बीच का एंगल को बोलेंगे। समझ गया? अब इसका भी जो है तुम स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो इसको। अब जो है इसको भी लिख दे रहे हैं कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो to find the angle between, ये 30 पॉइंट में है, to find the angle between two vectors we connect their tails, ठीक ना, उसके हम लोग टेल्स को कनेक्ट करते हैं। चलो यहां तक तो ठीक है। अब हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है, इसको भी लिख लो। देखो एक बात बता दें, अब तुम में से कुछ स्टूडेंट सोचेगा नोट्स सर कैसे बनाएं। तो एक तो अगर ऐप के थ्रू जब हम लोग आएंगे और उसमें जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट होंगे, उनको तो हम लोग वो मटेरियल देंगे ही। तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो कि अपने समझ से, कारण कि अपने से सोच समझ के बनाया हुआ नोट्स बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि वो आगे हमको रिवीजन के समय भी खुद से बेहतर समझ में आता है। तो जो भी बात हम बोल रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, ये हमेशा याद रखना, साइंस का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक ना। हम लोगों को अक्सर ये लगता है कि जो इंग्लिश में ही सब बात को बोले इसका मतलब वही है कि वही ब्रिलियंट है, वो सब कोई। साइंस में भाषा कहाँ है? साइंस तो बिना, वो तो एक सोचने का तरीका है, एक डिफरेंट टाइप का तुम्हारा जो है एक कंसेप्ट है, उसको लैंग्वेज से लेना देना नहीं है। जैसे तुम में से बहुत से बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़े होते हैं और जो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़े होते हैं, उनके माइंड में एक बात हमेशा आते रहता है कि हम तो सर बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं जानते हैं, सब बुक इंग्लिश में रहता है वगैरह वगैरह। तो ये सब बात दिमाग से निकालो। साइंस में इंग्लिश का बहुत डेप्थ का ज़रूरत नहीं होता। हाँ, बेसिक नीड ज़रूर है, क्योंकि बुक्स जब इंग्लिश में है तो तुमको जाहिर है कि उतना तो बात सीखना ही पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हारे नॉलेज के लिए एक बात बता दें कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा दिमाग वाले व्यक्ति माने जाते हैं, जो धरती पे पैदा लिए, वो आइंस्टाइन को माना गया। और तुम लोगों को जान करके ताज्जुब होगा कि आइंस्टाइन तुमसे कम अंग्रेजी जानते थे। वो जर्मन के थे और वो भी जर्मनी में उस इलाके के थे जो इलाका जनरली ठेठ समझा जाता था, बहुत प्रबुद्धों का इलाका नहीं था, उस एरिया से आते थे।
और दुनिया में चमत्कार कर दिए। तो साइंस जो है ना वो सेंस का चीज़ है, वो किसी भाषा का मोहताज नहीं है। इसलिए अपने अंदर शुरू से ही जो है ना एक ग्लानि टाइप का भाव नहीं लेकर के आना है कि हम कमज़ोर हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम तुमको जो सिखाए इसमें क्या कोई लैंग्वेज है? तुम नोट्स भी लिखना ना, नोट्स में हो सके हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लो, क्योंकि तुम्हारी बातों को समझने की है ना। एग्जाम में जो तुम्हारा क्वेश्चन आता है, जो भी कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स रहता है, तुमसे बना आंसर तुम टिक करो। वैसे तो क्वेश्चन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि तुम जो है कि पहले से ही ये मत मान करके चल लो कि हम तो भाई कमज़ोर हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक ना, ये मूर्खता है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम का, ठीक ना। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी दो वेक्टर को ऐड करना सीखे हो, अभी हम लोग दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना नहीं सीखे। तो ये दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, फॉर्मूला तो समझ गया है, अब हम लोग उसका यूज समझते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस है, तुमसे कहा गया कि एक है वेक्टर ए जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा, और कह रहा क्वेश्चन में कि दूसरा है वेक्टर बी, दूसरा है वेक्टर बी जो इस एक्स एक्सिस से 120 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। ये एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। साथ में ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, या 3 यूनिट है, मीटर सेंटीमीटर, या अगर फोर्स है तो न्यूटन, कुछ भी हो। चलो मान लो ये 3 मीटर है वेक्टर ए। वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है, और तुमसे कहा गया क्वेश्चन में फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। रिजल्टेंट पूछा जाए तो समझ लेना पूछा जा रहा है ए प्लस बी क्या होगा, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पूछा जा रहा है। तो देखो जैसा कि अभी तुम सीखे हो कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे, है ना, तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल। तो सोचो मैग्नीट्यूड तो मालूम है ए और बी का, अब इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, तो बीच का एंगल किसको बोलेंगे, ए और बी के बीच का एंगल। देखो ये है और ये बी है, देखो तो दोनों का टेल एक जगह है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो दोनों का टेल अगर एक जगह है तो यही हो गया बीच का एंगल, यानी तुमसे ये एंगल पूछा जा रहा। तो सोचो ये पूरा 120 और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो सोचो तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 120 से 30 माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा, यानी थीटा जो हुआ 120 माइनस 30 यानी कितना हो गया 90 डिग्री। देखो हम लोगों को तीनों टर्म पता चल गया, ए का लेंथ कितना, बी का लेंथ कितना, और ए और बी के बीच का एंगल कितना। ठीक है, मुझे निकालना है रिजल्टेंट, यानी ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। और जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में अभी सीखे थे कि रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। तो ए के जगह क्या लिखेंगे, तो 3, बी के जगह 4, 2 3 इंटू 4 cos 90 डिग्री, थीटा के जगह 90।
जैसा कि जानते हो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 9 + 16 + 0 यानी कि ये 25 आया, अंडर रूट है, बोलो 5 मीटर हो गया क्या? यानी ए और बी को ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 मीटर। अब चलो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ए और बी तो सर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ है? तो बोले कोई बात नहीं, देखो मेथड क्या जानते हो कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक के हेड में दूसरे के टेल को जोड़ो। तो एक काम करो, इस बी को उठा के यहाँ ले जाओ। तो सोचो अगर बी को उठा करके यहाँ ले जाएंगे, ऐसा करते हैं, साइड में क्वेश्चन तुमको लिख देंगे। चलो बी को यहाँ से उठा करके ले जाएं, देखो जी, अब वेक्टर ए के हेड में बी के टेल को ऐड कर दिया और ये जो लाइन मिला इसी का नाम क्या हो गया? रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। ए 3 मीटर, बी 4 मीटर और रिजल्टेंट कितना आया है? 5 मीटर, है ना? अब तुमसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो अभी हम लोग सीखे थे कि ए और बी का रिजल्टेंट निकालना हो और खास करके डायरेक्शन निकालना हो तो आर और ए के बीच का एंगल क्या है, इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, है ना? ये एंगल मुझे निकालना है। तो सोचो क्या फॉर्मूला पढ़े हो? तो फॉर्मूला पढ़े हो tan अल्फा, यहाँ लिख दे रहे हैं tan अल्फा b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। समझना, b sin थीटा, b कितना है जी? तो b है 4 मीटर, थीटा कितना? 90 डिग्री, 3 + 4 cos 90। बोलो tan अल्फा कितना हो गया? sin 90 1 cos 90 0, 4/3। tan अल्फा कितना? 4/3। देखो जी, वैसे तो ये एंगल मालूम नहीं, tan का वैल्यू तुम पढ़े हो, tan 0 का वैल्यू 0 पढ़े हो, tan 30 पढ़े हो, tan 60 पढ़े हो, ये वैल्यू अक्सर तुम नहीं पढ़े रहते हो। तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे लिख दो tan इनवर्स 4/3। ये मैथमेटिक्स का रूल है, तुम चाहो ऐसे लिख सकते हो। ऐसे तुमको नॉलेज के लिए बता दें कि tan 53 डिग्री का वैल्यू, ठीक ना, tan 53 डिग्री का वैल्यू, 53 डिग्री का वैल्यू 4/3 होता है। यानी कि tan अल्फा 4/3 यानी अल्फा कितना हो गया? 53 डिग्री। अब तुमसे कोई पूछेगा कि रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल क्या होगा, तो जाहिर है उसी को ना अल्फा बोले हैं, तो डायरेक्शन पता कर लिया ना। लेकिन देखो होता क्या है कि बहुत बार हम सब बात समझ गए लेकिन आंसर को बहुत प्रॉपर वे में नहीं लिख पाते, ठीक ना? पहले तो इसका तुम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो हम लोग जो है आंसर बहुत सही ढंग से बहुत बार नहीं लिख पाते हैं। तो देखो इसका रिजल्ट आंसर कैसे लिख सकते हो? एक तो तरीका ये हुआ, क्योंकि रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट बताना है तो मुझे मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है, ठीक ना? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना। तो देखो आंसर में ऐसे लिखेंगे कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 5 मीटर एंड इट मेक्स एन एंगल, ये कितना एंगल बना रहा है? तो 53 डिग्री एंगल बना रहा है। किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। मेक्स एन एंगल 53 डिग्री विथ वेक्टर ए।
अब देखो, तुम अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बोलना चाहोगे तो ये 53 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया? 83। इसी आंसर को तुम ऐसे भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 5 मीटर एंड इट मेक्स एन एंगल 83 डिग्री with the x axis। या रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 5 मीटर एंड इट मेक्स एन एंगल। मान लो ए के साथ तुम एंगल नहीं देखना चाहते हो, बी के साथ अगर देख रहे हो तो तुमको मालूम है ना कि ए और बी के बीच का एंगल तो 90 है। तो सोचो, ये अगर 53 है तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस 53, यानी कि 90 माइनस 53 करोगे तो 37 डिग्री आ गया। इट मेक्स एन एंगल 37 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। तो देखो, तुम तीनों में से कोई आंसर लिखोगे तो गलत नहीं है। जनरली हम लोग पहला दूसरा ही लिखते हैं, अक्सर बी के साथ ना एंगल बता के ए के साथ बताते हैं, लेकिन कोई भी बताओ, तीनों में से कोई भी गलत नहीं। चलो, इस एग्जाम्पल को तो हम लोग देखें और सीखें कि कैसे जो है दो वेक्टर को ऐड करें। तो देखो, इस एग्जाम्पल को तो बतलाए, वैसे तो अभी बहुत सारा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताना है, लेकिन आज जो है तुम लोग इतना ही सीखो, इसी को बेहतर ढंग से कर लेना। अगर देखो तुम्हारे पास अभी बुक मौजूद नहीं है, वैसे तो अपने सीनियर्स वगैरह से पूछना, किसी के पास अगर बुक हो, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा का बुक हो तो बेहतर है, स्टार्ट करने के लिए बिगनर्स के लिए अच्छा होता है। या कोई भी तुम्हारे पास बुक हो तो जो वेक्टर से रिलेटेड जो है बात, उसको देखो। एस.सी. वर्मा के बुक में चैप्टर का नाम वेक्टर नहीं है, चैप्टर का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो इसलिए थोड़ा ख्याल रखना है कि ये नहीं कि अब ढूंढते रहें कौन चैप्टर मिलेगा, वॉल्यूम 1 में मिलता है। तो और नहीं भी हो तो थोड़ा सा कुछ डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ऐसे हम अगले दिन जब तुम लोगों को प्रॉब्लम बताएंगे तो प्रॉब्लम बताने के बाद जब होमवर्क देंगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जिस